Okay, ji. So in the last class, we have discussed reaction of group 2 metals और इनके oxides और इनके hydroxides with acid. कल वाली क्लास में with acid के साथ हमने सारे एसिड देखे थे। HCl के साथ भी रिएक्शन हमने करवाया, H2SO4 के साथ भी करवाया, HNO3 के साथ भी करवाया रिएक्शन, हर एक के साथ रिएक्शन करवाया। और एज अ रिजल्ट जब भी एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा तो हम तो आईजीसीएसई से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बनेगा अल्टीमेटली। और दूसरा ये कि आज वाली क्लास में हमें थर्मल स्टेबिलिटी और कुछ टेस्ट हैं जो आपके स्पेसिफिकेशन में मेंशन किए हुए इन्होंने हमें वो करने हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क है ऑब्वियसली, तो वो मैं आपको जो है ना वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या करना है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट, इसमें होता यह है कि आपके पास डिफरेंट कार्बोनेट्स हैं लाइक ग्रुप 2 के, और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, इसी तरह से आपके पास बेरियम कार्बोनेट भी है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट भी है। बेसिकली हम दोनों ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम किसी एक ग्रुप पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टडी कर रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यह है, थर्मल मीन्स हीट, स्टेबिलिटी मतलब ये है कि आप जब उसको हीट कर रहे हो तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना इजीली वो ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर वो इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट मींस दैट के इट इज थर्मली अनस्टेबल। और अगर वो मुश्किल से ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर वो मुश्किल से ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप कहोगे कि वो थर्मली स्टेबल है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ जो है ना हम ये ले रहे हैं कि वो कितनी इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है। और ब्रेक डाउन वैसे तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्मल की जो हमने बात की है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको हीटिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर प्रोवाइडिंग हीटिंग के वो कितनी जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है। समटाइम ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हम हीट कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं लेकिन कंपाउंड ही ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता है, ऐसा हीट कंपाउंड होता है। तो इसका क्या मतलब है? अट्रैक्शन से रिलेटेड है सारी चीजें ना। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग से हटकर है, बात समझ आ रही मेरी? दिमाग से हटके मैं क्यों कह रहा हूँ, यानी मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी से भी पूछते हैं तो वो हमें इनवर्स, बिल्कुल रेसिप्रोकल आंसर कर रहा होता है, एक्चुअल में उसका उल्टा होता है। लेट्स सपोज मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा यार हम अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 स्टार्ट्स फ्रॉम बेरिलियम, सही है? बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर आखिर में बेरियम है हमारे पास। तो मैंने इनका रिएक्शन करवाया कार्बोनेट के साथ। तो कोई भी कार्बोनेट ले लो आप, उसके साथ रिएक्शन कराओ तो इन ग्रुप का मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, उस मेटल कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करूंगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि वो ब्रेक डाउन इजी होता जा रहा है या ब्रेक डाउन मुश्किल होता जा रहा है। तो मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट्स आंसर करते हैं कि सर उनको ब्रेक डाउन करना आसान होता जा रहा है। हम पूछते हैं क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मेटल का साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो मेटल के साइज के इंक्रीज होने से वो कहते हैं अट्रैक्शन कम होती जा रही है। और जब अट्रैक्शन कम होती जा रही है तो वो कहते हैं उनको उनको ब्रेक डाउन करना आसान होता जा रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो उनके कार्बोनेट्स को ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता जा रहा है। एक्चुअल में रीजन ये है, इसका मतलब कि इसका आंसर ये है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप अगर दो कार्बोनेट्स को कंपेयर कंपेयर करवा रहे हो, अगर आप दो कार्बोनेट्स का कंपैरिजन करा रहे हो तो अल्टीमेटली आपने एक ले लिया, लेट्स सपोज बेरिलियम कार्बोनेट, ओके, और एक मैंने ले लिया बेरियम कार्बोनेट। बेरिलियम सबसे ऊपर है, बेरियम सबसे नीचे है। तो बेरियम का साइज ऑब्वियसली बड़ा है, साइज का तो ट्रेंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि साइज तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जब साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो आप देखो ना यार उसकी अट्रैक्शन कैसी है उस कार्बोनेट के साथ। तो अल्टीमेटली जहन में यही आता है कि जो है ना इसकी अट्रैक्शन कार्बोनेट से कम है, तो थोड़ी सी भी आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये जो है ना ब्रेक डाउन हो जाएगा।
लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो हमें हमारे सामने ये आएगा कि बैरियम कार्बोनेट को तोड़ना इज द मोर डिफिकल्ट वन एज कम्पेयर टू बेरिलियम कार्बोनेट। क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, जो है ना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया कि इफ द कंपाउंड नीड्स मोर एनर्जी, मोर हीट टू ब्रेक डाउन, तो मैं कहूंगा कि ये मोर थर्मली स्टेबल है। ओके। और अगर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, कम हीट चाहिए, तो आई वुड से के द कंपाउंड इज लीस्ट थर्मली स्टेबल, द कंपाउंड इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। तो ये मैंने सारे ग्रुप टू के कार्बोनेट्स को डिकम्पोज किया हुआ है। डेल्टा बोले तो हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर हमने इसको डिकम्पोज कर दिया। और अल्टीमेटली जब भी आपका कोई कार्बोनेट होगा, जब भी कोई आपका कार्बोनेट होगा, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बोले तो अगर आपने मैग्नीशियम का कार्बोनेट लिया है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट लिया है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट लिया है तो स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड बनेगा, बेरियम का कार्बोनेट लिया है तो बेरियम का ऑक्साइड बनेगा। और हर केस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, हर केस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, याद रखना। अच्छा जी, ओके हो गया। तो अब हम थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि भाई क्या सीन है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनको तोड़ना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, आखिर ऐसी क्या चीज आ गई भाई इसके सामने है भाई। तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट होता है ना CO3 2 माइनस, है ना भाई, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस। तो डबल बॉन्डेड है, -2 का चार्ज है, और CO का एक जो बॉन्ड है दिस इज सिंगली बॉन्डेड। ओके। तो अब हमने क्या किया, ये मेरे सामने एक मेटल है, ये मेरे सामने एक मेटल है जो इससे अटैच हुआ हुआ है, किससे, कार्बोनेट से। ओके। आप यूं समझ लीजिए कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, सो दिस इज कार्बोनेट, दिस इज मैग्नीशियम। बात को बहुत गौर से सुनना भाई, सही है ना, बात को गौर से सुनना जरा। तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है और ये उसके मेटल का स्ट्रक्चर है। सही हो गया जी, ओके हो गया भाई। मेटल, मेटल में ये हो रहा होता है कि इसका साइज स्मॉलर है, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। तो पॉजिटिव मेटल क्या करेगा, इसके O माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, कि इसका चार्ज ज्यादा है। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आप इसको यूं समझ लो कि ये हूं मैं, लेट्स सपोज ये हूं मैं। ओके। और ये है, ये जो कार्बन है ना, ये है नूर, इसी क्लास में ही है नूर, बोलता नहीं है, शर्म आती है उसको बोलने में। ये है नूर और ये है मैं। ओके। मैंने मैंने नूर का हाथ पकड़ा हुआ है। ओके। और मैंने, और यहाँ पर जो है वो नूर की बहन है, और वो है ईमान, वो भी इसी क्लास में है, बहुत बोलती है वो। अब ईमान क्या करेगी, नूर को खींचेगी अपनी तरफ। ईमान क्या करेगी, नूर को अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन मैंने नूर का हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने नूर का हाथ पकड़ा हुआ है। ओके। ईमान जो जोर लगाएगी वो मेरी इस फोर्स पे इफेक्ट होगा। बात को समझो जरा, उस सिनेरियो में चले जाओ, खो जाओ, आंखें बंद करके बोलो केमिस्ट्री की बारिश हो रही है। अभी समझ आएगी। तो ईमान जब नूर को अपनी तरफ खींचेगी, तो मेरी जो ग्रिप है वो वीक होती जाएगी। पक्की बात है, पक्की ठक्की बात है। अगर ईमान ने ज्यादा जोर लगाया तो मेरी ग्रिप, मेरे हाथ से नूर का हाथ छूट जाएगा, नूर अलग हो जाएगा। यही काम यहाँ पे ये मेटल कर रहा है। ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है ना, ये ईमान है। और ये जो ऑक्सीजन है ना,
ये जो ऑक्सीजन है ना, ये नूर है। ये क्या है? नूर है। और ये कौन है? ये मैं हूं। ओके हो गया जी। तो अब ईमान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फोर्स अप्लाई करती है इस बॉन्ड को तोड़ने में। अगर तो इसकी अट्रैक्शन इज मोर देन इनफ, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं नूर का हाथ छोड़ दूं। ये तो थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा है, क्या कहते हो? तो इसलिए इफ द साइज ऑफ अ मेटल इज स्मॉलर, तो इट वुड बी अट्रैक्टिंग दिस ऑक्सीजन, और ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है। बात को समझिएगा जरा गौर से। तो इसलिए मैंने क्या बोला? स्मॉलर कैटायन का साइज है, स्मॉलर साइज है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। पक्की बात है यार, जब साइज स्मॉलर है तो अट्रैक्शन तो होगी उसकी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके। तो उसके क्या होगा कि उसकी फोर्स लगाने से इट वुड पोलराइज द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। यानी कि पोलराइज बोले तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। माने पोलराइज, मुश्किल भाषा में पोलराइज है, आसान भाषा में कि बॉन्ड टूटेगा, वो सिंपल सी बात है। बॉन्ड टूट रहा है किस वजह से? क्योंकि बंदा आ गया पीछे एक। ओके। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या? एज अ रिजल्ट होगा क्या? ईमान नूर को ले जाएगी। ईमान नूर को ले जाएगी। ये मैं अलग हो जाऊंगा। बात को समझिएगा जरा गौर से। मैं अलग हो गया, ईमान नूर को ले गई, ईमान कामयाब हो गई जोर लगाने में, है ना, मेरी ग्रिप टूट गई, मैं पोलराइज हो गया। ये है चक्कर। तो अगर आप देखो, तो ये जो CO अलग होगा, एक्चुअल में दिस इज CO2। भाई CO2 का ऐसे ही बनता था ना स्ट्रक्चर, अगर आप याद करो, जमाने जाहिलियत में यही पढ़ रहे होते थे हम। ऐसे ही है ना, यही बनता था ना भाई स्ट्रक्चर। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और ये इस मेटल का ऑक्सीजन से बॉन्ड बन गया, दैट इज दिस। इट मे बी बेरियम ऑक्साइड, इट मे बी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, इट मे बी कैल्शियम ऑक्साइड, इट मे बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। है ना भाई, ऐसे ही था ना यार। तो फाइनली आपका कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो गया इनटू द मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। इसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी भाई। तो क्या आपने इसको हीट किया? आप बोलोगे नहीं किया। क्यों नहीं किया हीट? मुझे क्या जरूरत थी? मैं क्यों? ईमान रोहमा को क्यों बुलाए? है भाई, ईमान रोहमा को क्यों बुलाए जब ईमान इतनी पावरफुल है कि वो नूर का हाथ खींच सकती है? तो दो दो बंदे क्यों जोर लगाएं? इट्स मोर देन एनफ ना। ओके हो गया। नहीं तो पता है क्या हो रहा होता है? आपको थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे? आपको हीट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, मैंने जो मेटल यहाँ पे रखा है, इट्स नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन, इट्स नॉट गोना ब्रेक डाउन द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब इसमें इतनी पावर ही नहीं है तो ये कैसे बॉन्ड तोड़ेगा इसका? बात को जरा गौर से समझिएगा। इस सिनारियो में क्या हो रहा है, मैंने ले लिया बेरियम मेटल, जो कि बड़ा है, जो कि बड़ा है, कार्बोनेट अभी भी उतना ही है, पिद्दू सा। अब होता ये है कि अब ये ऐसा बंदा आ गया जो नूर के हाथ को खींच नहीं पा रहा। यार ऐसी मिसाल यूं समझ लो आप, कि एक 5 साल का बच्चा अगर नूर के हाथ को खींचे तो क्या फायदा यार उसका? मतलब मैंने जो उसको जोर से पकड़ा हुआ है उस पे तो मुझे तो कोई फील नहीं होगा कि कोई नूर को खींच रहा है। तो जैसा ही है, बस एंजॉय द पार्टी, मैं क्यों छोड़ूं उसका हाथ पे? लेकिन चूंकि मुझे इस कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करना है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इस मेटल को यहाँ पे रख, मेटल इसके साथ है लेकिन वो टूट ही नहीं रहा यार, टूट ही नहीं रहा, वो टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा, नहीं टूट रहा, तो आप इसे हीट करना शुरू कर दो। आप इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, अनटिल और अनलेस यू कैन सी द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम उसको चेक कर सकते हैं ना यार। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप सब लोगों को याद है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप सब लोगों को याद है ना, कि आप उसमें डालते हो लाइम वाटर। आप उसमें डालते हो लाइम वाटर। सो इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ओके, इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की,
सो मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्फर्म्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। तो खैर, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो तभी पॉजिटिव आएगा ना जब यहाँ से निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलेगा जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि इस मेटल में इतनी पावर नहीं है कि वो इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन दूर हो गया उसका। क्योंकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो इससे दूर है। मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, हैविंग मोर डिस्टेंस। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, तो अल्टीमेटली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, बिगर कैटायन when it approaches to the carbonate, so due to the large size, metal cannot attract oxygen strongly, therefore this bond doesn't polarize. As a result, it wouldn't break down. So external heat is required to break down, therefore it's more thermally। भाई मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो वो मोर थर्मली स्टेबल है ना। अगर वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता, वो तो लेस थर्मली स्टेबल था, लेकिन वो तो इजीली ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इट्स मोर थर्मली स्टेबल। तो याद रखिएगा, एज यू गो डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, अब आप इसको अपने पास लिख लो अच्छी तरह से। अभी अभी लिखो पैराग्राफ की फॉर्म में, जल्दी से फटाफट। मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप यू लिख लो ताकि बाद में आपको समझ आ जाए कि वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लेस थर्मली स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह क्वेश्चन बनाओ, आंसर लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। वाई कैल्शियम कार्बोनेट इज लेस थर्मली स्टेबल देन, ना सॉरी, वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लेस थर्मली स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से फटाफट लिख लो कि जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इट्स लेस थर्मली स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। इसको एक्सप्लेन कर लो जरा जल्दी से फटाफट, देन फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी, लिख लिया, तो मुझे बताना, फिर मैं आगे चलता हूँ। Why magnesium carbonate is less thermally stable than calcium carbonate? डन हो गया जी, मुझे भेजना फिर क्या लिखा है। भाई जल्दी बता दो यार। हाँ भाई, नूर और ईमान, डन हो गया नहीं हुआ। जी सर। नूर लिख लिया, नहीं लिखा नूर? नूर, जी चलो जी, थैंक यू। ओके जी, तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी अभी हमने की है ग्रुप टू की। पहले आप मुझे ये बताओ कि जो ग्रुप वन की थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ग्रुप वन बोले तो
आप इसको यूं समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर ग्रुप टू के लिखे थे ना, आप इसको लिख लो कि ये Na2CO3 है। ओके, पोटेशियम कार्बोनेट है। ओके, रुबिडियम कार्बोनेट है, सीजियम कार्बोनेट है, lithium carbonate है। ओके, rather than group 2 carbonate we have group 1 carbonate। तो अगर मैं हीट करूं ग्रुप 1 कार्बोनेट को, अगर मैं हीट करूं ग्रुप 1 कार्बोनेट को, तो क्या कहते हो कि ग्रुप 1 कार्बोनेट को तोड़ना आसान है या मुश्किल है? अगर तोड़ना आसान है तो मैं कहूंगा ये थर्मली लेस स्टेबल है, लेस थर्मली स्टेबल है। और अगर आप कहते हो कि इनको तोड़ना मुश्किल है तो मैं कहूंगा ये मोर थर्मली स्टेबल है। ये क्या है? ये मोर थर्मली स्टेबल है। तो क्या कहते हो, पहले आप मुझे बताओ फिर मैं बताता हूँ। यस। रोमा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यार तुमने इतना लिखा है लेकिन डिक्रीजेस लिख दिया, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ना थर्मल स्टेबिलिटी। Calcium is lower in the group and therefore will be more thermally stable, allowing the polarization between we greater than calcium carbon than ओके। साइज की बात तो की नहीं आपने, साइज की बात तो की नहीं आपने। असल असल चीज साइज, साइज 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 की बात जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, चलो भाई ईमान ने भी कर दिया। मैग्नीशियम हैज स्मॉलर साइज कैटायन, ओके, with a very strong attraction towards oxygen of carbonate, so it would break the polar उसमें तुम बोलो polarize the bond, मतलब term use करो, okay, therefore being described as less thermally stable। so हाँ ओके सही है। So when it would depolarize the bonds, ultimately their oxide and carbon dioxide would be produced. So means that it's less thermally stable because extra amount of energy is not required to break down this carbonate. Baki, on the other hand, if you would be taking the metal which is having larger size, so ultimately you would be providing more extra amount of energy to break down this that carbonate। क्योंकि ultimately आपको पता है कि जो है अपना क्या कहते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा ना उसे। अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कैसे कर पाएगा उसे, कभी भी नहीं ब्रेक कर पाएगा वो ब्रेक डाउन उसे। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा था ग्रुप वन का, बात आगे पीछे हो गई। क्या कहते हो ग्रुप वन की थर्मल स्टेबिलिटी और ग्रुप टू की, दोनों का कंपैरिजन क्या होगा? जल्दी से बताओ, ग्रुप टू की सोचो और कम है। बताओ। ग्रुप टू की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, क्यों, क्यों वजह? So because group 2 elements are harder than group 1, ग्रुप टू क्या 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 क्या? are harder than group 1 elements. अच्छा जी, और कोई आंसर? यस, कोई और बात? और सर साइज भी छोटा है। ये बात है असल, जो ग्रुप टू का साइज है वो स्मॉलर है, यू नो, अक्रॉस द पीरियड, across the period size decreases, across the period size decreases, remember, across the period size decreases। तो चूंकि जो ग्रुप टू के हमारे पास मेटल्स हैं, ग्रुप टू के जो मेटल्स हैं वो स्मॉलर हैं, ओके, वो स्मॉलर हैं। और जो ग्रुप वन के मेटल्स हैं उनका साइज जो है वो लार्जर है, उनका साइज जो है वो लार्जर है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ग्रुप वन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो साइज के बड़े होने की वजह से उसका जो कैटायन है वो उस बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर पाता। ओके, पोलराइज नहीं कर पाता। तो दूसरा ये कि जो है ना, पोलराइज ना करने की वजह से अल्टीमेटली जो है आपका कार्बोनेट रिलीज नहीं होगा, कार्बोनेट रिलीज नहीं हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा आपका। तो इसी को अपने पास नोट डाउन कर लेना, सही है।
तो इसको मैं समराइज कर दूं यहाँ पर कि जो ग्रुप 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 वन के जो कार्बोनेट्स हैं, ग्रुप वन के जो कार्बोनेट्स हैं आर मोर मोर थर्मली मोर थर्मली स्टेबल। ग्रुप वन के जो कार्बोनेट्स हैं दे आर मोर थर्मली स्टेबल। ग्रुप वन कार्बोनेट्स आर मोर थर्मली स्टेबल। ओके, तो इसी तरह से फिर हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रेट की। सेम बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट का जो ट्रेंड होता है, पहले तो आप देखो कि नाइट्रेट की इक्वेशन क्या है। ओके, नाइट्रेट की इक्वेशन क्या है। नाइट्रेट की इक्वेशन में ये होता है कि नाइट्रेट की इक्वेशन में आप देखो कि जब नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन रहा है, देन आपके पास NO2 बन रहा है। ओके, और देन आपके पास O2 बन रहा है, देन आपके पास O2 बन रहा है। कार्बोनेट में ऐसा नहीं हो रहा था, कार्बोनेट में उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। लेकिन अब आप देखो जरा कि उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, फिर उसका NO2 और फिर O2 बन रहा है। ओके, दूसरा ये कि ये आपके पास जो है नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। ओके, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है और बिल्कुल कार्बोनेट की तरह है। आप देख लो, कार्बोनेट की तरह है ये। इस पे -1 का चार्ज होता है, जबकि जो कार्बोनेट होता है वो -2 का चार्ज होता है। दोनों में बस चार्ज का डिफरेंस है। बाकी जो क्राइटेरिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों का सेम है। अच्छा, दोनों की जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। दोनों की चाहे आप कार्बोनेट ले लो या चाहे आप नाइट्रेट ले लो, तो उसमें ये हो रहा होता है कि अगेन आपका जो मेटल का साइज है वो मैटर कर रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, अल्टीमेटली इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा। बॉन्ड जब पोलराइज होगा आपका, तो अल्टीमेटली आपका ये रिलीज होगा। ओके, और यही काम मैंने लार्ज मेटल के साथ किया है। वो मेटल जिसके कैटायन का साइज इज लार्जर, तो फिर वो ऑक्सीजन के बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर पाएगा ड्यू टू इट्स ग्रेटर एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। और जब उसको पोलराइज नहीं करेगा तो बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो आपको तो करना है उसको ब्रेक डाउन, फिर आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो हमने तो ये बात कर दी है ऊपर के अगर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है ना कि तुमसे उस मेटल से हो नहीं पाया। जब उस मेटल से हो नहीं पाया तो आप ये बोलोगे ना कि वो स्टेबल है। तो बस ये है इसका क्राइटेरिया। तो दोनों की बात हमने कर दी ऑल टुगेदर। हमने बात कर दी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट की भी हमने बात कर दी। ओके, और फिर हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट की भी बात कर दी है। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। दूसरा ये कि सही है जी। दूसरा ये कि सॉल्युबिलिटी, solubility का ट्रेंड, you must know the trend for the solubility of the group 2 hydroxides. ओके, तो सल्फेट की भी सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोक्साइड की भी सॉल्युबिलिटी। वैसे तो मैंने ये बात कर दी थी जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ा रहा था। मैंने आपको कहा था ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। तो उसमें हमने आप ये बात की थी। स्पेसिफिकली यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को कि अब अगर आप गौर से देखो तो ये आपके सामने जो है सारे ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स लिखे हुए हैं। बेरिलियम का भी है, मैग्नीशियम का भी है, कैल्शियम का भी है, स्ट्रोंशियम का भी है, इसी तरह से बेरियम का भी है। सबके सबके मैंने हाइड्रोक्साइड लिखे हुए हैं और अब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो फिर लेट्स सी कि क्या वो डिसोसिएट हो गया, क्या वो टूट गया, क्या वो टूट गया। अगर टूटेगा तो OH देगा, टूटेगा तो OH- देगा। ओके, तो अगर अच्छा टूट रहा है, ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप एसिड की डेफिनेशन कहते थे कि भाई एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, है ना। मैं जस्ट कंपैरिजन करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यहाँ हमारा जो है ना
इसके पीछे क्या मेन चीज है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। तो हम आपसे पूछते थे यार स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है, आप बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है और वीक एसिड वो है जो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। फिर हम आपसे एक एग्जांपल पूछते थे HCl वर्सेस HBr। क्या पूछते थे हम? HCl वर्सेस HBr। वैसे बता सकते हो मुझे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? ऐसे ही एक क्वेश्चन है, HCl वर्सेस HBr विच इज स्ट्रॉन्गर एंड विच इज वीकर, क्या कहते हैं? हाँ जी। So the strong ones are the ones that are insoluble, right? Because they require more energy to break. अच्छा हाँ ऐसा ही है बेसिकली, एंडोथर्मिक है ये। अ, देखो HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूछोगे क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज लार्जर है, तो साइज अगर इसका लार्जर है तो वो हाइड्रोजन की अट्रैक्शन उससे कम है। तो HBr का जो प्रोटॉन है यानी कि जो H प्लस है वो इजीली ये डोनेट कर सकता है, तो HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो ज्यादा डिसोसिएशन होती जा रही है, ज्यादा OH माइनस आपको बीकर में नजर आएंगे। ज्यादा OH माइनस अगर होते हैं ना तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अगर इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, पीएच उसकी ज्यादा आने लग जाएगी, फिर 12 13 14 इस तरह से पीएच आपको नजर आएंगी। जो वीक बेस होता है ना उसकी पीएच कम होती है, 9 होती है 10 होती है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी पीएच ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपके जो हाइड्रोक्साइड है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज मोर सॉल्युबल, मतलब ये आइडिया है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जस्ट यू नीड टू नो द ट्रेंड, दैट्स इट, ओके। बाकी इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह से ग्रुप 2 के सल्फेट्स की भी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड यू मस्ट नो कि अगर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही है। एक दूसरे का इनवर्स है ये, एक दूसरे का इनवर्स है ये याद रखिएगा, एक दूसरे का इनवर्स है ये। अगर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, ओके। तो ये बस इसको आप देख लेना। जस्ट यू नीड टू नो द ट्रेंड, आई एम अगेन सेइंग कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है, दैट्स इट, ओके जी। अच्छा जी, देन Sir, यस। sir, decrease होने की reason क्या है for sulfates? अच्छा वैसे इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन और एक इसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होता है। लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया तो इसलिए हम बताते भी नहीं है कि जो है ना उसको फिर एक्सप्लेन करना है हाइड्रेशन क्या है सॉल्यूशन क्या है। उनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं, बताए ना, हम उनकी बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रही है और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो रही है, फिर वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात है। तो इन्होंने क्या है स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया है कि नो द ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बस। सही है ना, तो इससे ज्यादा नहीं है, तो इसलिए खैर हो गई। उसके बाद क्या है? फ्लेम कलर्स। उसके बाद क्या है? फ्लेम कलर्स हैं। फ्लेम कलर्स में हमारे पास ऑब्वियसली हमें इन मेटल्स को टेस्ट करना होता है। फ्लेम कलर एक बहुत अच्छा टूल है, मेटल को टेस्ट करने का काफी अच्छा टूल है। तो इसमें हम करेंगे ये कि आपको कोई भी मेटल दे देंगे, ओके, और आपने उसको क्या करना है, फ्लेम पे रखना है, ओके। फ्लेम पे रखने के बाद आप उस फ्लेम का कलर देखोगे और कलर देखने के बाद आप बता दोगे कि ये कौन सा मेटल है। मतलब इसमें हम इस तरह से बेसिकली कर रहे होते हैं, ओके। तो अब हुआ इसमें ये कि इस तरह से करें ये एक्सपेरिमेंट हम, ओके। ये हम करें किस तरह से, तो आपको इसमें
जस्ट ये करना है कि किसी भी मेटल का आपने सॉल्यूशन लेना है, ओके। और सॉल्यूशन लेने के बाद आपने कोई भी रॉड डिप करनी है उस मेटल के सॉल्यूशन में, ओके। प्लैटिनम की वायर ले लो या निक्रोम की वायर ले लो। ऐसी वायर लेना कि आप जब उसे फ्लेम पे रखो तो वो कहीं मेल्ट ना हो जाए, अनरिएक्टिव भी हो, कहीं मेटल से रिएक्शन ना हो जाए उसका। तो वो प्लैटिनम इज द बेस्ट वन। और इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, सिलिका ले सकते हैं, निक्रोम ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं हम इसमें। तो ये है इसमें, ओके। अच्छा जी, फिर हमें क्या करना है कि उस रॉड को फिर आपने डायरेक्ट फ्लेम पे लेके जाना है। जैसे ही उस रॉड को आप डायरेक्ट फ्लेम पे लेके जाओगे तो यू विल सी डिस्टिंक्टिव कलर। तो फिर जैसे ही वो कलर आता है, यानी इनफैक्ट पूरे फ्लेम का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप कलर को मैच करवा लो। ये कलर आ रहा है तो ये होगा, ये कलर आ रहा है तो ये होगा, इस तरह से आ रहा है तो ये होगा। तो मतलब ये बड़ा अच्छा टूल है मेटल को आइडेंटिफाई करने का। सही है, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये काम कर रहे होते हैं। वेट, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। नूर ईमान कहाँ चली गई? नूर है? नूर, मेरी स्क्रीन आ गई? मेरी स्क्रीन आ Yes, sir. गई? ओके, हो गया जी। ये देखिएगा जरा। Characteristic colors given to flames by alkali metal compounds. The first flame is the red flame caused by lithium. Lithium chloride on a platinum wire gives a red flame when inserted into a Bunsen burner flame. Next, sodium chloride. Sodium chloride is placed on the platinum wire. It gives a characteristic yellow color when placed in the Bunsen flame. These colors can be used to qualitatively identify the presence of the metals. A yellow flame always indicates the presence of sodium. Finally, potassium chloride. Potassium chloride on platinum wire is placed in the flame, and it gives the characteristic lilac color. All these colors arise because the alkali metal atoms are raised to excited states by the temperature of the flame, and then return to the ground state, emitting light of a characteristic frequency. इसमें होता ये है कि बेसिकली केमिस्ट्री बिहाइंड द सीन ये है कि आप इसको इस मिसाल से समझ सकते हो कि मैं अगर जोरदार थप्पड़ खींच के मारूं, जोरदार थप्पड़ मारूं मुंह पे, तो क्या होगा? है भाई, हल्का सा मारूंगा तो रेड हो जाएगा, बहुत जोर से मारूंगा तो नील पड़ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, बहुत जोर का लग जाता है तो नीली हो जाती है ना जगह, बात समझो। थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगी वो, है ना भाई। थोड़ी देर के लिए आप एक्साइट हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, लाल पीले हो जाते हो, फिर सही हो जाते हो। यही काम तुम इसके साथ भी कर रहे हो। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि वो कलर चीख चीख के बता रहा है कि मैं कौन हूँ। मतलब मिसाल इसकी ये है कि जो है ना, वो दो मदर्स को मैंने अंदर बिठा दिया और उनके बेबीज को मैं बाहर ले गया। और जाहिर सी बात है, जब मैं एक बेबी को उछालूंगा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो चीखें मारेगा। जब वो चीख मारेगा तो मैं मदर से पूछूंगा, हाँ भाई किसका है? वो बोलेगी मेरा है। तो मतलब कि आवाज से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पर जब तुम मेटल को हीट कर रहे हो ना, तो तुम मेटल को उछाल रहे हो। बात को समझो, मेटल को थप्पड़ लगा रहे हो। मेटल जब लाल पीला होगा, जब मेटल चीख मारेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, आप उस कलर को पहचान लोगे। और फिर वो जब होता ही है इसमें कि एवरी 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 सब्सटेंस हैज एन इलेक्ट्रॉन। जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो इट मीन्स दैट कि आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा रहे हो। आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना, जब वो एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा तो याद रखना, जैसे ही वो रिटर्न होगा एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है फिर वो वापस आता है। जैसे ही वापस आएगा एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ कलर,
हम उस एनर्जी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उस कलर को आइडेंटिफाई कर लेंगे उस पर्टिकुलर मेटल से, और फाइनली हमें पता लग जाएगा कि वो मेटल कौन सा है। तो ये मैंने कुछ कलर्स लिखे हैं यहाँ पर। तो हर मेटल का एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो ये कलर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। ओके, इसमें एक टेस्ट का पोर्शन है, वो इंशाल्लाह फिर मैं कराऊंगा 5 पेपर्स के साथ। सही है जी, ओके।